चलो, चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 1 है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे समझा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। ओके, मार्केट किसे बोला जाएगा? सो मार्केट जो है इकोनॉमिक्स के हिसाब से ऐसी जगह है जहां पे पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलते हैं। उस जगह को हम क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। देखो, जहां पे पोटेंशियल बायर और सेलर एक दूसरे को मिलते हैं वो जगह क्या है? मार्केट है। फिर उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो या मत हो ये जरूरी है क्या? नहीं, है ना। पोटेंशियल मतलब कौन? जो सच में खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं, जो सच में बेचने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे लोग मिलना चाहिए। सिर्फ हवे में बातें करने को आ गए, बोले हाँ ये जो पॉश गाड़ी है मेरे को चाहिए, अपने पास जेब में 5 रुपए भी नहीं है, वहां गए गाड़ी खरीदने को, तो ऐसी बात बनेगी क्या? नहीं, इट्स नॉट अ मार्केट भाई, है ना। सच में उतनी कैपेसिटी वाला पर्सन जब वहां जाके बात करता है तो क्या बन सकता है? प्रॉपर मार्केट फॉर्म होगा। ओके, यस। अच्छा, इसके बाद यहां पे अपने को प्राइस डिटर्मिनेशन पे बात करनी है, तो दो टाइप्स के गुड्स होते हैं बोला था। एक होता है आपके फ्री गुड्स और एक होता है इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स किसे बोलेंगे सर हम? ऐसी चीजें जो मार्केट में बिल्कुल भी मुफ्त में अवेलेबल है क्या? यस, जिसके लिए आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। कौन सी चीजों के लिए आपको पैसा देना नहीं पड़ता? जिनका सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, जिसका प्लेंटी ऑफ सप्लाई पड़ा है, डिमांड उसकी क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, ऐसी गुड्स कौन से? सर आपका सनलाइट है, एयर है, जो नेचुरल रिसोर्सेज आपको फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए आप पैसा दे रहे हो क्या? नहीं, दे आर द फ्री गुड्स। सेकंड अपन ने यहां पे बात किया था अबाउट द इकोनॉमिक गुड्स, जिनको खरीदने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा क्या? यस, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इन एक्सचेंज क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स के अंदर हर वो प्रोडक्ट आएगा, हर वो सर्विस आएगा जिसके लिए आप क्या करते हो? पैसा पे करते हो, राइट। यस, ओके। देन यहां पे ना अपन वैल्यूज को दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स अपन वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है आपका वैल्यू इन यूज और एक होता है आपका वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज अपन किसे बोलते हैं? जो भी यूटिलिटी अपने को मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, उसको अपन क्या बोलेंगे? उस प्रोडक्ट का वैल्यू इन यूज, है ना। मुझे वो प्रोडक्ट कंज्यूम करके कितना फायदा फील होता है, ये मैं क्या मानूंगा? मेरा उस चीज का होने वाला वैल्यू इन यूज, है ना। वो चीज मेरे लिए कितनी जरूरी है, कितनी वैल्यूएबल है, उसका यूज मेरे लिए क्या है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन यहां पे बात करते हैं, दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब कोई भी चीज को खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, दैट इज वैल्यू इन रिटर्न और समथिंग इन रिटर्न अपन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को खरीदने के लिए मैंने कितना पैसा दिया है। अभी ये जो वैल्यू इन एक्सचेंज है ये पूरा अपना इस चैप्टर का, इस यूनिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैल्यू इन एक्सचेंज कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का जो डिमांड और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली अपन क्या करते हैं? उसका वैल्यू इन एक्सचेंज डिसाइड करते हैं। अच्छा, वैल्यू इन एक्सचेंज क्या सबके लिए सेम होगा क्या? यस, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं सबके लिए वैल्यू इन एक्सचेंज बिल्कुल भी सेम होगा। बट वैल्यू इन यूज क्या सबके लिए सेम है क्या? नहीं, वैल्यू इन यूज सबके लिए सेम नहीं होता। जिसको उस चीज की ज्यादा जरूरत है उसका वैल्यू इन यूज ज्यादा होगा, जिसको यूटिलिटी ज्यादा मिला उसका वैल्यू इन यूज ज्यादा होगा, जिसको यूटिलिटी कम मिला उसका वैल्यू इन यूज क्या होगा? कम होने वाला है, राइट। सो वैल्यू इन यूज जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट वैल्यू इन एक्सचेंज सबके लिए क्या है? सेम है, वो आपके यूज के हिसाब से चेंज नहीं होगा। ओके, ये पॉइंट है। चलो नेक्स्ट, यहां पे अपन ने ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या इन दोनों में फर्क हो सकता है क्या? यस, कोई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा हो बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज कम हो, है ना। वाटर का एग्जांपल दिया था, एयर का एग्जांपल है, सनलाइट का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन ऐसा बोल सकते कि यार कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जिनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है बट उनका वैल्यू इन यूज कुछ भी है क्या? नहीं है। एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देते हैं, जितने भी अपने प्रीशियस मटेरियल्स है, प्रीशियस गुड्स है ना, प्रीशियस मेटल्स है, ओके, जो भी महंगी महंगी चीज है जिनका एक्सचेंज बहुत ज्यादा है बट उनका यूज कुछ भी नहीं है ना। बहुत बार ऐसा अपन देखते हैं कि लोग ना महंगी चीजें खरीदते हैं, किस चीज के लिए? बस अपने घर में एज अ डेकोरेशन बोल के सजा के रखने के लिए, या अपने तिजोरी में उसको संभाल के रखने के लिए। उसका यूज कुछ भी है क्या उनको? नहीं, बस क्या है? उसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस अपने को दिखाई देता है ना वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज का, इसको अपन क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? चेंज, इनवर्स रिलेशनशिप, है ना। जब कभी भी यूज और एक्सचेंज का इनवर्स रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, यस। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली अपन मार्केट में प्राइसेस कैसे डिटरमाइन करते हैं? सिंपल कॉन्सेप्ट यहां पे ये बोलता है कि ऐसा प्राइस और ऐसा क्वांटिटी जहां पे आपका डिमांड का क्वांटिटी और सप्लाई का क्वांटिटी दोनों भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, राइट। जहां पे
जितना भी मार्केट का क्वांटिटी डिमांडेड है और जितना भी क्वांटिटी सप्लाइड है वो दोनों भी क्या है, इक्वल है, उस प्राइस को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। जिस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों भी क्या हो जाने वाली है, इक्वल होने वाली है, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। और उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे अपन, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। तो सिंपल प्राइस डिटर्मिनेशन इसी तरीके से किया जाएगा, जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होता है, इक्वल हो जाता है, वही प्राइस आपके लिए क्या माना जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस माना जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन यहां पे बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के बारे में, है ना। मार्केट को जो है वो अपन ने अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया है। जनरली अपन मार्केट को ना दो इसमें क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका फैक्टर मार्केट, ओके, और एक होता है आपका प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट किससे रिलेट कर रहा है, जनरली ये रिलेट करता है जहां पे हाउस होल्ड जो है वो अपने घर के लिए, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज लगते हैं उनको जो खरीदते लोग, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट, है ना। और जहां पे जो भी बिजनेसमैन लोग हैं वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए फैक्टर्स जहां से परचेस करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, फैक्टर मार्केट बोलेंगे। ओके, फैक्टर मार्केट के अंदर कौन कौन आ सकता है सर, जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना, जो आपके सारी चीजें, इन सारी चीजों को जहां से अपन खरीद सकते हैं, इनका जो मार्केट है उसको अपन क्या नाम देते हैं, फैक्टर मार्केट, जो कोई एक बिजनेसमैन खरीद रहा है। ओके, और आप जहां पे डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट कोई खरीदता है उसको नाम क्या दिया, प्रोडक्ट मार्केट। ओके, यस। नेक्स्ट अपन ने ना जो अपना ये जो मार्केट है, इस मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द डिफरेंट बेसिस। सबसे पहला जो हमारा बेसिस है दैट इज योर ज्योग्राफिकल एरिया, है ना। एरिया के हिसाब से अपन ने मार्केट को क्या किया है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया। चार क्लासिफिकेशन में अपन यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन ने किसके बारे में बात किया, दैट इज अबाउट द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट, ऐसे बायर्स एंड सेलर्स जहां पे वो क्या होता है, एक लिमिटेड एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में क्या है उनका, मतलब वो बाइंडेड है वहां से, वो उसके बाहर जाने वाले है क्या, नहीं। मतलब कोई भी बायर उनका एरिया छोड़ के कहीं और से प्रोडक्ट परचेस करेगा नहीं, और कोई भी सेलर अपना एरिया छोड़ के कहीं और बेचने वाला है क्या, नहीं। वो पर्टिकुलर उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के रीजन के अंदर अपने क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को बाय या सेल करते हैं, राइट। ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट कौन से गुड्स का होता है, तो जो भी आपके हाईली पेरिशेबल गुड्स है या फिर जो आपके बल्कि आर्टिकल्स है जिनका ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, बिल्कुल भी आपके लिए अनइकोनॉमिकल है। मतलब सर इसका अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, राइट। ऐसे प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट बोलते हैं। एग्जांपल अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। और आपके जो भी लेट्स से बल्कि गुड्स के अंदर अपन ने बोला था सीमेंट हो गया या आयरन हो गया, है ना, जिनको ट्रांसपोर्ट करना इजीली पॉसिबल है क्या, नहीं, है ना। फर्नीचर वगैरह जैसी जो बड़ी बड़ी चीजें उनको अपन कोई दूसरे सिटी से खरीद के लाता है क्या, नहीं, अपनी ही सिटी में अपन उसको क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है। ये अपन ने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज अबाउट द रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट के अंदर अपन ने क्या बोला भाई, अगर कोई पर्टिकुलर सिटी, कोई पर्टिकुलर एरिया किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना, या फिर वहां पे उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा मार्केट है उस एरिया के अंदर, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, रीजनल मार्केट बोलते हैं, है ना। जैसा अपन ने बोला था भाई आसाम के अंदर जो है वो टी का मार्केट बहुत ज्यादा है, सूरत के अंदर जो है वो कपड़ों का मार्केट बहुत ज्यादा है, ओके, कोलकाता के अंदर साड़ियों का मार्केट बहुत ज्यादा है। सो ये जो सारे ट्रेडिशनल पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है जो उसी रीजन में अपने को अवेलेबल होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रीजनल मार्केट। वो पर्टिकुलर एरिया उसी चीज का क्या है, मार्केट है। अगर आपको चाहिए, जो भी उस चीज को खरीदना चाहता है, उस बायर और सेलर को उस एरिया में ही मिलना पड़ेगा, वो कहीं और मिल सकते क्या एक दूसरे को, नहीं मिल सकते, ठीक है। ये पॉइंट अपन ने बोला था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दैट इज अबाउट द नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट के अंदर अपन ने क्या बोला है कि अगर समझो कोई भी प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो कमोडिटी है, वो अगर पूरे ही नेशन के अंदर, पूरे इंडिया में अगर बेचा जाता है, पूरे इंडिया में उसके बायर्स और सेलर्स अवेलेबल है, उसको अपन क्या बोलेंगे, नेशनल मार्केट बोलने वाले है। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका क्या है, डिमांड किया जाता है, वो बेचा जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेशनल मार्केट बोलने वाले है, राइट। जैसा कि एग्जांपल दिया, लेट्स से हिंदी बुक्स, जो भी हिंदी की किताब है उनका मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट ही है, वो इंडिया के बाहर बेची जाती है क्या, नहीं बेची जाती, राइट। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनका मार्केट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है। छोटे छोटे जितने भी अपन बोल सकते, लेट्स से आप सबका फ्रेंड, है ना, किड्स, ये प्रोडक्ट याद है आप लोगों को, है ना, या बोरकुट वगैरह अपन जिसको बोलते थे, ओके। क्या ये चीजें ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी मिलती है क्या, नहीं मिलती, सिर्फ नांदेड़ में, नांदेड़ के बाहर नहीं मिलता क्या, अच्छा नांदेड़ के, इंडिया के बाहर,
तो इनका मार्केट क्या हो सकता बोल सकते हैं नेशनल। अगर समझो कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसा कि अभी किड्स ब्रांड है ना, किड्स ब्रांड सिर्फ और सिर्फ नांदेड़ या नांदेड़ के आसपास के एरिया में ही है, पर्टिकुलर एरिया में ब्रांड की बात करूं तो उसका क्या हो गया लोकल मार्केट ही है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में बेचा जाता है क्या? यस, तो वो कंपनी का मार्केट क्या हो जाएगा नेशनल मार्केट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लेट्स से इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स है, ओके, मेडिकल्स है, ओके, ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया बिकती है क्या? यस, तो उनका मार्केट क्या है पूरा ही नेशन है। लेट्स से अपन बोल सकते हैं विक्स हो गया, ओके, या फिर क्रोसिन है, इनका मार्केट सिर्फ इंडिया ही है। इंडिया के बाहर ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है बैन है। कोई भी इंडिया के बाहर लेट से फॉरेन कंट्री में जाओ, क्रोसिन मांगते हो तो आपको मिलने वाली क्या? नहीं, इट्स बैन देयर। विक्स भी वहां पे लोग कंज्यूम करते क्या? नहीं, इट्स बैन देयर, वहां पे नहीं चलता वो सब, ओके। बट अपने यहाँ पे एकदम कुछ भी आ तो क्रोसिन खाओ, कुछ भी आ तो विक्स खाओ, अपने लोगों को अलग ही चाहिए एकदम, है कि नहीं? इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बहुत ज्यादा कंजम्पशन करना इज नॉट गुड, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेट्स से इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। कोई भी कमोडिटी है जो इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है, यानी कि ऐसा कमोडिटी जिसका ट्रांजैक्शन दो कंट्रीज के बीच में होता है, उस प्रोडक्ट का मार्केट क्या है? इंटरनेशनल मार्केट माना जाएगा। लेट्स से गोल्ड है, ओके, या फिर जो अपन बोलते हैं कि भाई इंडिया से जो है वो मसाले वगैरह अपन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन सब का मार्केट क्या है? इंटरनेशनल मार्केट है, ओके। अल्फांसो जो मैंगो है उसका मार्केट क्या है? इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचे जाते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मार्केट उसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। और आज के डेट में ना हाईली पेरिशेबल गुड्स भी इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर चुके हैं क्या? यस, क्योंकि आज के डेट में ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी है कि लोग विद इन अ वन डे क्या फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं क्या? यस, यहां से फ्लाइट पे चढ़ा दो, वहां पे मिल जाएगा लोगों को, है ना। तो इसके लिए पेरिशेबल, हाईली पेरिशेबल गुड्स भी वहां पे बेचे जा रहे हैं इन द मॉडर्न डेज, ठीक है। नेक्स्ट अपन मार्केट का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये अपने को किसने बताया? ये बताया हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। चार क्लासिफिकेशंस अगेन इन्होंने किए। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे टाइम पीरियड बिल्कुल भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा, राइट। जहां पे चीजों का सप्लाई बिल्कुल भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हो क्या? नहीं, है ना। एक शॉर्ट पीरियड के अंदर आप उनका ना सप्लाई बढ़ा सकते हो ना सप्लाई कम कर सकते हो, जितना है उतना ही रहेगा, राइट। एग्जांपल्स दिए इसके, लेट्स से फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फिश है, एग है ना, मिल्क है, ऐसी चीजों का सप्लाई बिल्कुल भी क्या है? फिक्स होता है। आप इसको कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते हो। कभी भी थोड़ा भी इंक्रीज कर सकते हो क्या? नहीं। जितना आएगा वो अपने आप आएगा, अपने हाथ में कुछ है क्या? नहीं। अगर आपको बढ़ाना है तो वो एक टाइम पीरियड चाहिए, है ना, जहां पे ये पॉसिबल है। बट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। यस, अभी वेरी शॉर्ट पीरियड जो है वो प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर प्रोडक्ट का प्राइस किस पे डिपेंड करता है? डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड ड्रास्टिकली बढ़ते जाएगा और सप्लाई इन्होंने क्या बोला है? बिल्कुल भी फिक्स्ड है। अपन ने समझा है डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कांस्टेंट है, तो प्राइसेस क्या हो जाने वाली है? बढ़ने वाले। अगर वही डिमांड कम होगी, सप्लाई कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो किस पे डिपेंड करती है? बोला आपके डिमांड पे डिपेंड करती है ना, इन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। क्योंकि यहां पे बिल्कुल भी सप्लाई क्या है? फिक्स्ड है ना। इन्होंने बोला है देखो, सप्लाई ऑफ विच कैन नॉट बी चेंज। आप चेंज कर सकते हो क्या उसको? नहीं कर सकते, ठीक है। यस, अच्छा, नेक्स्ट मार्केट इन्होंने दिया, दैट इज द शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब ये स्लाइटली लॉन्गर है, किससे? वेरी शॉर्ट से। वेरी शॉर्ट से थोड़ा ज्यादा टाइम अगर किसी प्रोडक्ट का है तो क्या है? शॉर्ट पीरियड। अच्छा, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बोलती है कि आप यहाँ पे सप्लाई को बढ़ा भी सकते हो और सप्लाई को कम भी कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को आप थोड़ा बहुत जो है वो चेंज करके आपके जितने भी सप्लाई है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, बट टेक्नोलॉजी शुड रिमेन द कांस्टेंट। और जितने भी आपके फिक्स फैक्टर है वो बिल्कुल भी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहने वाले है। सिर्फ और सिर्फ लेट से लेबर है, रॉ मटेरियल है, ऐसे वेरिएबल फैक्टर को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, सप्लाई को बढ़ा सकते हो इन द शॉर्ट पीरियड मार्केट। क्यों? क्योंकि अपन ने समझा है शॉर्ट पीरियड के अंदर आपके पास फैक्टर्स कैसे होते हैं? एटलीस्ट वन शुड बी फिक्स्ड, बाकी आप वेरिएबल रख सकते हो क्या? यस, है ना। इसलिए यहां पे उस पॉइंट को रिलेट करके इन्होंने बोला है, ठीक है। यहां पे सप्लाई आपका मॉडरेटली एडजस्टेड, मॉडरेटली मतलब थोड़ा बहुत आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगेन शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर आपके जो प्राइसेस है वो किससे डिसाइड किए जाएंगे? अगेन आपके प्रोडक्ट के डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पे प्राइसेस क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट।
लॉन्ग पीरियड मार्केट के अंदर आपके सारे फैक्टर्स बिल्कुल भी क्या है, वेरिएबल है। इस वजह से आप कोई भी सप्लाई को चेंज कर सकते हो क्या, यस, आइदर आप कितना भी बढ़ा सकते हैं फिर कितना भी उसको रिड्यूस कर सकते हो, फुल्ली एडजस्टेड है, बिल्कुल आप बिल्कुल भी उस सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हो क्या, यस, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। डिमांड जैसा है वैसा लोग क्या करेंगे, सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, इन योर लॉन्ग रन। ओके, अच्छा यहाँ पे प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होगी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर इक्विलिब्रियम प्राइस। जो अपन ने अभी समझा है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से अपन क्या करेंगे, प्राइसेस को डिसाइड करने वाले हैं। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट और सेक्युलर मार्केट। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट अपन किसको बोलते हैं, जहां पे सेक्युलर मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे इन सर्टेन फैक्टर्स। मतलब आप कोई भी चीज कितने भी लेवल पे चेंज कर सकते हो, है ना। आपको अगर साइज ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना है कर दो, आपको कंपनी चेंज करनी है कर दो, आपको टोटली बिजनेस को रिवैम्प करना है आप कर दो, जो भी करना है आप हर चीज कर सकते हो क्या, यस, है ना। तो ऐसे मार्केट को अपन क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते, मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट अपन उसको बोलते हैं। ओके, सेक्युलर मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सेफ है, आप बिल्कुल भी अभी कौन से मार्केट में एंट्री कर चुके हो, सेफ मार्केट में, यहां पे आपका कोई नुकसान होगा क्या, नहीं होगा, आप बिल्कुल भी आराम से जैसा चाहिए वैसा बिजनेस कर सकते हो, आपने इतना पैसा कमा रखा है। ओके, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। दो मार्केट है, सबसे पहले अपन ने बोला था स्पॉट और कैश मार्केट, जहां पे आप जो है वो ऑन द स्पॉट, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ मनी किया जाएगा, ठीक है। अभी एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज ऑन द स्पॉट, एक्सचेंज ऑफ मनी या तो आप इमीडिएटली कर दो या तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी आप कर सकते हो क्या, यस, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओके, स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट बोलते हैं। जैसे अब इन्होंने बोला भाई ग्रेन्स जहां पे बेचे जाएंगे उस मंडी को अपन क्या बोलेंगे, मंडी मतलब बाजार, सिंपली, जहां पे लोग क्या करते हैं, कैश देते हैं और इमीडिएटली डिलीवरी ले लेते हैं अपने प्रोडक्ट की, ओके, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पॉट या कैश मार्केट बोलेंगे। फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट किसको बोलते हैं, जहां पे अपन कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है, ऐसा मार्केट जहां पे अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा या आपको मैं आगे जाके ऑन फ्यूचर डेट कुछ गुड्स का या सर्विस का डिलीवरी दूंगा। ऐसा जब अपन कोई ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में जब अपन इन्वॉल्व होते हैं, राइट, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट। जहां पे आप प्रोडक्ट्स का या गुड्स का जो सर्विस का डिलीवरी वो आज कर रहे हो क्या, नहीं, किसी फ्यूचर डेट में करने का आपने क्या किया है, वादा किया है। जैसा तुमको एग्जांपल दिया था कि बैंक के पास में अगर आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो आप बैंक के पास में जाके अगले 1 महीने का या 2 महीने का कभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या, यस, और फ्यूचर डेट में बैंक आपको उस प्राइस पे क्या देगा, आपको फॉरेन करेंसी देने वाला है। तो ये फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट होता है ना। नेक्स्ट अपन ने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशंस के हिसाब से मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, है ना। ऐसे दो मार्केट का क्लासिफिकेशन है, एक मार्केट जिसको कोई ना कोई सुपेरियर अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट बॉडी क्या करती है, रेगुलेट करती है, उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसके ऊपर ध्यान रखती है। और एक मार्केट ऐसा है जिसको कोई ध्यान देता है क्या, नहीं, वहां पे जितने भी बायर्स और सेलर्स है सब अपनी मन मर्जी कर सकते हैं क्या, यस, कोई रोक टोक नहीं है, तुमको जैसा बिहेव करना है करो, जितने प्राइसेस महंगे करने करो, जितना सस्ता करना है करो, जो करना है करो, कोई आपको रोकने वाला है क्या, नहीं, है ना। लेकिन रेगुलेटेड मार्केट के अंदर जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर्स मतलब कंट्रोल करने वाले लोग, अथॉरिटीज, वो लोग इन पे पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, इनको कुछ भी इलीगल या इनको कुछ भी गलत एक्टिविटी करने देंगे क्या, नहीं, और अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया तो दे विल फाइन, दे विल, उनके ऊपर वो लोग क्या करेंगे, पेनल्टीज वगैरह लगाएंगे, उनको ये लोग फाइन चार्जेस लगाने वाले हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अपन ने देखा था यार, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, दैट इज रेगुलेटेड मार्केट, है ना। इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटेड मार्केट है, जो बैंकिंग सेक्टर है रेगुलेटेड मार्केट है। कोई भी मन में आया तो बैंक ओपन कर सकता है क्या, नहीं, है ना। आज मुझे लगा कि मुझे बैंक खोलनी चाहिए, कल मैंने एक शटर लिया, उस पे नाम डाल दिया मंत्रीज बैंक, आ गए सब लोग बैंक अकाउंट ओपन करने, ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। आपको पर्टिकुलरली पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, जितना आपको आरबीआई ने अलाउ किया है आप उतना ही काम कर सकते हो, एक्सेस कुछ भी कर सकते हो क्या वहां पे, नहीं, है ना। सो इट इज अ रेगुलेटेड मार्केट। ओके, अनरेगुलेटेड मतलब मुझे लगा कि कोचिंग क्लासेस ओपन करने हैं, मैंने एक शटर खरीदा, वहां पे लिख दिया मंत्री कोचिंग क्लासेस, एडमिशन चालू कर सकते क्या, यस, किसी को पूछने की जरूरत है क्या, नहीं, नो लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड, कोई पूछने वाला नहीं है, इट इज अनरेगुलेटेड मार्केट, है ना। मुझे जो भी बिजनेस करना है मैं बिल्कुल चालू कर सकता हूं, है ना। किराना दुकान खोलना है, लग रहा है यार ट्यूशन नहीं चल रहा है आजकल अच्छे, किराना दुकान खोल दी, कर सकते क्या, यस, कोई रोकने वाला है क्या, नहीं। लग रहा है अभी किराना दुकान भी नहीं चल रही, चलो सीए का प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ नहीं तो नहीं, आखिर तो ये है ही, लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न भर देंगे, अकाउंटिंग कर देंगे, ओके, तो वो क्या हो गया, उसके लिए किसी की परमिशन चाहिए, नो परमिशन, सिर्फ आईसीआई का परमिशन लगेगा और किसी का नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज सीए को आईसीआई का परमिशन लेना पड़ता है, मम्मी पापा, आईसीआई मतलब माए बाप अपना,
उसकी परमिशन लगती है, दैट्स इट। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। दो मार्केट, दैट इज होलसेल मार्केट और आपका रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट ऐसा मार्केट जहां पे आप बल्क क्वांटिटीज में क्या करते हो, चीजें बेचते हो या खरीदते हो। ठीक है, जहां पे लार्ज क्वांटिटीज में, बल्क क्वांटिटीज में आप ट्रांजैक्शन करते हो, और यहाँ पे जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है दोनों भी क्या होते हैं, जनरली बिजनेसेस होते हैं। तो B2B ट्रांजैक्शंस यहाँ पे किया जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। और रिटेल मार्केट के अंदर अपन छोटे छोटे क्वांटिटीज में क्या करते हैं, चीजें खरीदते हैं। ओके, अच्छा, और बेचते हैं। यहां पे क्या होगा, आपका रिटेल मार्केट होगा जिसके अंदर बिजनेस टू कंज्यूमर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस कंक्लूड किए जाते हैं इन द रिटेल मार्केट। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अपन पढ़ते हैं अलग अलग मार्केट्स के टाइप से, है ना। जैसा लेट्स से दो जनरल क्लासिफिकेशंस इन्होंने किए ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगेन अपन कई सारे टाइप्स पढ़ते हैं। ओके, जैसा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है। ओके, ये सारे उसके सिंपल टाइप्स है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलेंगे, ऐसा मार्केट जहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स है, बहुत ज्यादा बायर्स है, सभी लोग आइडेंटिकल गुड्स में डील करते हैं, जिस मार्केट में सिंगल प्राइस है ना, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगने नहीं वाला है, ऐसे मार्केट को अपन क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं, है ना। अच्छा, ये जो मार्केट है ना, ये जनरली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सच्चाई में ये सारी चीजें पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, ये जो इसके फीचर्स है सब एक साथ में होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दैट इज अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना, जहां पे बायर्स बहुत सारे होंगे, सेलर्स थोड़े कम है, किससे, परफेक्ट कंपटीशन से थोड़े कम सेलर्स कहां पे होते हैं, आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं, है ना। सब लोग जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट बेच रहे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बेच रहे क्या, किसी का भी नहीं, है ना। एग्जांपल इन्होंने दिया, लेट्स से शैम्पू मैन्युफैक्चरर्स, कई सारे कंपनीज है जो शैम्पूज बनाने का काम करती है, लेकिन क्या हर एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है क्या, यस। सो डिफरेंशिएशन इनके प्रोडक्ट्स में होता है। सब लोग क्या एक प्राइस पे बेचेंगे क्या, नहीं, सब लोग अपनी अपनी मन मर्जी प्राइस पे बेचेंगे। अच्छा, इस मार्केट में कोई भी आके अपनी दुकान ओपन कर सकता है क्या, यस, है ना। देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, अपन किसी को रोकने वाले क्या, नहीं, आओ जाओ घर तुम्हारा, किसी को रोकने का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है दैट इज द सिंगल सेलर, ऐसा मार्केट जहां पे एक ही पर्सन है जो उस मार्केट में क्या करता है, प्रोडक्ट्स को बेचता है, प्रोडक्ट्स का सप्लाई कंट्रोल करता है, राइट, ही इज द सोल पर्सन हु इज द सेलर, है ना। अच्छा, यहाँ पे उसके जैसा प्रोडक्ट कोई और बना रहा है क्या, नहीं, उसके जैसा दूर दूर तक कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी कोई बनाता है क्या, नहीं बनाता, ही इज द सिंगल सेलर, है ना। अच्छा, क्या ये पर्सन अपने मन मर्जी प्राइसेस चार्ज कर सकता है, यस, इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, प्राइस टेकर, ना कि प्राइस, सॉरी, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइस मेकर, ना कि प्राइस टेकर, है ना। ये अपनी खुद प्राइस डिसाइड करेगा, किसी और की एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं, बिकॉज इसका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है। क्या मोनोपोली सेलर प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकता है, यस, वो प्रीमियम प्राइसेस भी चार्ज कर ही सकता है। ठीक है, एंड लास्ट अपन यहाँ पे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब जहां पे फ्यू सेलर्स का मार्केट है, कुछ लोग हैं, उंगली पे गिनने जितने जहां पे सेलर्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। अच्छा, सभी मार्केट के अंदर बायर्स ज्यादा ही है, बायर्स कभी कम होंगे क्या, नहीं, सेलर्स का नंबर पे अपन इसको डिफाइन करते हैं। ओके, अच्छा, ओलिगोपोली मार्केट का एग्जांपल अपन ने दिया था टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना, जहां पे अपने सिर्फ 4 ही प्लेयर्स है जो इंडिया में अभी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, इन लोगों का प्राइस पे कंट्रोल होगा क्या, समहाउ थोड़ा बहुत इनका प्राइस पे कंट्रोल होता है, ये लोग इन्फ्लुएंस कर सकते क्या प्राइसेस को, यस, टू सम एक्सटेंट ये प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर सबने मिली भगत कर ली तो फिर किसका नुकसान होगा, कंज्यूमर्स का नुकसान बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। ओके, यस, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी है। नेक्स्ट अपन ने बात किया था अबाउट द 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू किसको बोलेंगे, ओके, जितना भी क्वांटिटी आपने बेचा है, ओके, उसको बेच के आपको कितना पैसा मिला, उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जितना भी गुड्स, जितना भी सर्विसेज आपने बेचा, इतना टाइम पीरियड, जो भी आपका टाइम पीरियड है, उसके अंदर आपको कितना टोटल रिसीट्स हुआ है, टोटल सेल्स हुआ है, टोटल रेवेन्यू है, उसको अपन क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू, जितना पैसा आपको मिला। ठीक है, यस, इसका फॉर्मूला अपन ने बोला था दैट इज योर प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब ऑन एन एवरेज एक यूनिट को बेच के आपको कितना पैसा मिला, राइट, यस, या फिर अपन ऐसा बोल सकते कि एक यूनिट का प्राइस कितना है आपके लिए, तो क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स और क्वांटिटी, है ना।
यस, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था। अच्छा, इस फॉर्मूले से अपन ने को समझ में क्या आया था कि एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट इक्वल टू योर प्राइस। ये दोनों भी एक ही होते हैं क्या? यस। नेक्स्ट अपन ने बात किया था अबाउट द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के मिलने वाला रेवेन्यू, उससे अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, है ना। एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर आपने बेचा तो उससे आपको जो पैसा मिला एक्स्ट्रा सेल से, उसको अपन क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ठीक है। yes. देन अपन ने डिस्कस किया था अबाउट देयर ग्राफ्स कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ कैसे आता है ना। तो तुम लोगों को मैंने बोला था भाई टोटल रेवेन्यू ऐसी चीज है जो क्या होगी, जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट्स बेचते जाओगे आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, है ना। इनिशियली आपका टोटल रेवेन्यू क्या करता है? ग्रो करता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बट द ग्रोथ रेट ऑफ टोटल रेवेन्यू डिमिनिशेस एट एवरी पॉइंट, है ना। वो धीरे धीरे इसका जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस होते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? सबसे मैक्सिमम, यानी कि एक यूनिट ऐसा आएगा जहां पे आपका टीआर क्या हो गया? मैक्सिमम। वहां पे वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अच्छा, उसके बाद में भी अगर आप ज्यादा यूनिट्स बेचते हो ना तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या करता है? फॉल करने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? जितना ज्यादा यूनिट बेचा उतना तो पैसा अपने को ज्यादा मिलना चाहिए, कम क्यों मिल रहा है ना। तो इसके पीछे का रीजन सिंपली बोला था कि जब अपन ज्यादा क्वांटिटी बेचते हैं ना तो लोग अपने को, अभी जब अपन बल्क क्वांटिटी बेचने की बात करते हैं, लोग क्या बोलते हैं? मैं इतना ज्यादा जब क्वांटिटी खरीद रहा हूं तो प्राइस में कितना दूंगा? कम दूंगा। लोग निगोशिएशंस करना शुरू कर देते हैं जब अपन बल्क में चीजें बेचते हैं। तो इसलिए जब आप ज्यादा क्वांटिटी बेचते हो आपका टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम कम होते जाता है। एक यूनिट बेच के जितना रेवेन्यू मिलता है 2 यूनिट से उतना मिलेगा क्या? नहीं। 3 से, 4 से, 5 से, 10 से जब अपन बल्क में डीलिंग करते हैं तो प्राइसेस क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। ओके, इसके पीछे के वजह से क्या होता है? आपका टोटल रेवेन्यू इनिशियली ग्रो तो कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद में क्या करेगा? फॉल करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात किया था अबाउट द एआर एंड एमआर। एवरेज रेवेन्यू कैसा है? सर जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट बेचते हो ना, लोग उतने यूनिट्स के लिए कम कम पैसा देना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। मतलब अगर आप ज्यादा यूनिट्स बेचने की बात करते हो, लोग क्या बोलेंगे? जब अगर सस्ते में दोगे तभी मैं ज्यादा यूनिट्स खरीदूंगा, वरना खरीदने अलाउ क्या? नहीं। सिंपल लॉ ऑफ डिमांड अपन ने पढ़ा है, जब प्राइसेस कम होगी तभी लोगों की डिमांड बढ़ती है क्या? यस। तो आपको प्राइस क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी अगर आपको ज्यादा यूनिट्स बेचने हैं तो। इसलिए आपका एवरेज रेवेन्यू जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट की बात करते हो वैसे वैसे क्या होता है? कम होते जाता है। तो एआर और नंबर ऑफ यूनिट्स, इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए आपका एआर और जो डिमांड कर्व है वो कैसा आता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, राइट। मार्जिनल रेवेन्यू कैसा है? मार्जिनल रेवेन्यू भाई एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेच के मिलने वाला पैसा। धीरे धीरे आपका जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है फ्रॉम दैट यूनिट वो क्या होते जाता है? कम कम होते जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी रेवेन्यू मिलने वाला है क्या? नहीं, दैट इज जीरो मार्जिनल रेवेन्यू। और उसके बाद भी अगर आप यूनिट्स बेचते रहते हो तो उल्टा जितना रेवेन्यू पहले बन रहा था अभी उससे कम रेवेन्यू बनने वाला है, राइट। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो सकता है? नेगेटिव भी जा सकता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है। सो इसके लिए आपका एमआर कर्व जो है वो भी कहता है बिल्कुल भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। ठीक है। यस। तो एआर और एमआर दोनों भी कैसे? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और टीआर कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग है ना। मैक्सिमम है और फिर क्या करता है? फॉल करता है। अच्छा अच्छा, जब भी आपका टोटल रेवेन्यू सबसे मैक्सिमम होगा तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? जीरो होगा। यस। ओके, चलो इतना पॉइंट अपने को बिल्कुल भी ध्यान रखना है। और जब भी आपका टोटल रेवेन्यू फॉलिंग होगा तब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? नेगेटिव होने वाला है। ओके, यस, ये पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने यहाँ पे ये बोला था कि आपका जो एआर कर्व है और आपका जो एक्स वाई एक्सिस है, इन दोनों को आपका एमआर क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर माना जाता है, राइट। उसके जो एंगल है इसको क्या करता है? ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा? डिवाइड करने वाला है। अच्छा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से ये जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है ये आगे जाके जो सामने अपोजिट में उसके एक लाइन है, कर्व है, उसको क्या करेगा? अगेन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओके। अच्छा, वहां पे उसका जो ऐसा बोल सकते हैं अपन की जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां से अगर अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन द अपोजिट साइड, है ना, जो अपन एआर कर्व है उसको बोल सकते हैं। अच्छा, वो भी अगेन जो पॉइंट है, क्या वो भी एआर कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है क्या? यस, है ना। सिंपल ज्योमेट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये जो पॉइंट है, जो आपका एमआर का जीरो वाला पॉइंट है, वहां से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन एआर कर्व पे निकालते हो तो वो भी क्या करता है? एआर कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओके। अच्छा, एआर कर्व को ही अपन क्या मानते हैं? डिमांड कर्व मानते हैं, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व के अंदर अपन किसको कंपेयर कर रहे हैं? क्वांटिटी सोल्ड को और उसके
प्राइस को, और डिमांड कर्व में किसको कंपेयर करते हैं, प्राइस को और उसके क्वांटिटी को। तो दोनों भी सेम ही है और दोनों में भी क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप ही है। इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि एआर कर्व और डिमांड कर्व दोनों भी क्या है, इक्वल ही माने जाएंगे, कुछ भी अलग है क्या उसके अंदर, नहीं है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है ना, इसका एआर कर्व के ऊपर जो अपन मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, अभी ये डिमांड कर्व बनने के बाद में मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व पे क्या होता है, इलास्टिसिटी बिल्कुल भी इक्वल टू 1 आने वाला है, राइट। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था, ये सारा थ्योरी अपन ने डिस्कस किया। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अपन बात कर रहे थे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एआर टीआर एमआर एंड इलास्टिसिटी। ओके, एआर टीआर एमआर और इलास्टिसिटी, इनके बीच का रिलेशनशिप समझाने को अपन ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या था, एमआर इज इक्वल्स टू एआर इंटू ई माइनस 1 डिवाइड बाय ई, राइट। अभी ये फॉर्मूला बता क्या रहा है वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो अभी अपन ने बोला कि जो भी एमआर का 0 वाला नंबर है ना, वहां से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन एआर कर्व पे निकालते हो तो एआर कर्व को ये क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट रहने की वजह से यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। अच्छा इसके ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है वहां पे आपका इलास्टिसिटी कितना होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, अच्छा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो उस टाइम पे आपको ये चेक करना है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू कैसा है। जब भी आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, क्या मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है क्या, यस। अच्छा इस पॉइंट के नीचे, मिड पॉइंट के नीचे इलास्टिसिटी कितना होता है, लेस देन 1। अच्छा जब भी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, क्या आपका एमआर नेगेटिव है क्या, यस। अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले से क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। दैट इज एमआर इज इक्वल्स टू एआर इंटू ई माइनस 1 डिवाइड बाय ई, राइट। अगर आप सॉल्व करते हो है ना, जब आप लेट से इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है 1 अपन अज्यूम करते हैं है ना, यहाँ पे अपन अगर ई के जगह पे 1 रख दे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0 और 0 इंटू ए आर इज 0, 0 डिवाइड बाय एनी मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0, राइट। तो आंसर आपका क्या होगा, 0 ही आने वाला है, राइट। जब भी आपका इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा, आपका एमआर क्या होता है, 0 होता है। वही पॉइंट इस फॉर्मूले से अपन ने प्रूफ किया है कि एमआर इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। लेट से जब अपन बोलते हैं कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है ना, लेट से अपन यहाँ पे 2 अज्यूम करते हैं। ओके, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 डिवाइड बाय 2 0.5 है ना। अच्छा 0.5 इंटू एनी पॉजिटिव नंबर विल गिव द आंसर ऑफ पॉजिटिव। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि जब कभी भी आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा, एमआर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। वही पॉइंट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है ना। अच्छा अगर यहाँ पे अपन अज्यूम करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि 0.5 है, अज्यूम करते हैं 0.5 माइनस 1 करके क्या मिलेगा आपको, माइनस 0.5 मिलेगा है ना। माइनस 0.5 डिवाइड बाय 0.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बचेगा ना। तो आप किसी भी नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अच्छा कभी भी एआर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। एआर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एआर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। इसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी करोगे, आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि इलास्टिसिटी जब भी लेस देन 1 होता है, एमआर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा ये जो डायग्राम से अपन समझ रहे थे वही चीज इन्होंने इस फॉर्मूले से अपने को समझाई है क्या, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआर टीआर एमआर एंड इलास्टिसिटी। क्लियर है। जनवरी 2025 अटेम्प्ट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया है और अपन ने अपने वीडियो में इसमें डिस्कस भी किया है, ठीक है। यस चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट इज दो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल अपने को क्या बोलता है कि किसी भी फर्म ने प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए, जब वो अपने एवरेज रेवेन्यू से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मीट नहीं कर सकते तब, है ना। अगर समझो आपके प्रोडक्ट को बेच के जितना आपको एवरेज रेवेन्यू मिलता है वो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कितना है, कम है, तो आपने प्रोडक्शन करना चाहिए क्या, नहीं। आपने टेम्पररीली अपने बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। टेम्पररीली शट डाउन करना है, परमानेंटली करना है क्या, नहीं। अच्छा कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं सर कि ऐसा करने क्यों है, मतलब थोड़े टाइम के लिए हम नुकसान भी खा लेंगे और आगे जाके बिजनेस बना सकते हैं। ऐसा भी हुआ है, मैं तुमको एग्जांपल्स भी दूंगा, ठीक है। देखो इनका बोलना क्या है कि किसी भी फर्म ने प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, कब, जब उनका एवरेज रेवेन्यू कम है, किससे, उनके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, है ना। अच्छा मुझे बताओ फिर जियो ने अपना बिजनेस क्यों चालू किया होगा। जियो तो यार इनिशियली जब मार्केट में आया था उसका रेवेन्यू कुछ भी था क्या, नहीं था, और कॉस्ट बहुत ज्यादा था क्या, यस, है ना। स्टिल उसने बिजनेस किया क्या, यस। क्यों किया होगा, क्योंकि उसको पता है आज नुकसान में हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में जाके क्या करूंगा, प्रॉफिट कमाने वाला
हो। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इसे बोला जाता है कि जब भी कोई नया पर्सन मार्केट में एंट्री करता है ना, वो मार्केट के अंदर इतने कम भाव में अपनी चीजें बेचेगा कि कोई और पर्सन मार्केट में टिक सकेगा क्या? नहीं, है ना। फिर उस सिचुएशन में वो लोग बहुत नुकसान खाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब उनका मार्केट का जो शेयर है वो बढ़ जाता है ना, फिर वो लोग क्या करते हैं, अपनी प्राइसेस को बढ़ाना शुरू करते हैं। फिर उनका एवरेज रेवेन्यू उनके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी सरपास करके आगे बढ़ जाएगा क्या? यस। फिर इतने सालों से जो नुकसान खाया था वो अभी पूरा वसूल लेंगे क्या? यस, दैट इज द लॉजिक, है ना। इस पूरे बेसिस के ऊपर कई सारे बिजनेसेस मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। फ्लिपकार्ट इनिशियली लॉस मेकिंग बिजनेस, आज के डेट में प्रॉफिटेबल बन रहा है ना। जोमेटो इनिशियली लॉस मेकिंग बिजनेस, आज के डेट में प्रॉफिटेबल बन रहा है ना। नेटफ्लिक्स सब लोग पता है, ओके, लॉस मेकिंग बिजनेस, और अगले 10 साल में सिर्फ लॉसेस खाने वाले, पता है उनको, स्टिल डूइंग द बिजनेस। क्यों? आज के बाद 10 साल के बाद में पैसा कमाएंगे, मालूम है क्या? यस, दैट इज द पॉइंट, है ना। जियो सिनेमा, हॉटस्टार, ये सभी बिजनेसेस जब इनिशियली मार्केट में आए सबने लॉसेस ही खाए, है ना। फिर भी लॉसेस खाते हुए बिजनेस को शुरू रखा क्या? यस। क्यों? पता है कि कल जाके पैसा कमाना है ना। दैट इज द लॉजिक, है ना। टेम्पररीली शट डाउन करना चाहिए ऐसा बोल रहे, परमानेंटली करना है क्या? नहीं, है ना। अभी जिनको पता है कि भाई मैं आगे जाके पैसा कमा सकता हूं, ये जो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस है ना, ये कुछ टाइम का ही है, और कुछ टाइम के बाद में मैं इसको क्या करूंगा, रिकवर करके बहुत सारा प्रॉफिट कमा लूंगा। वो इंसान कभी भी बिजनेस को बंद करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर ऐसा होता था तो कोई भी बिजनेस लॉस में जाता था क्या? आज के डेट में नहीं जाता था। ठीक है, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका बिजनेस किस बेसिस पे। अगर आप लॉन्ग टर्म में ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी तो बिजनेस करना चाहिए क्या? फिर नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार, लॉन्ग टर्म में आज अगर लॉसेस खा भी रहा हो तो लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो बिजनेस को आप क्या रखो, कंटिन्यू रखो। ठीक है, यस। तो ये प्रिंसिपल आपको क्या बोल रहा है कि टेम्पररीली शट डाउन कर दो। कब? जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, किससे? एवरेज रेवेन्यू से, तब। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने, अच्छा क्यों करना है, इसके पीछे का भी लॉजिक है। सर एवरेज वेरिएबल के साथ में क्यों कर रहे, फिक्स को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द फिक्स, है ना। वो बिल्कुल भी क्या करते हैं अपन, इग्नोर करते हैं। प्रोडक्शन टेम्पररीली शट डाउन ना भी करो तब भी वो खर्चा है, और प्रोडक्शन टेम्पररीली शट डाउन कर दो तब भी वो खर्चा है, राइट। इसके लिए अपन उसको क्या करते हैं, टोटली इग्नोर करते हैं। उसको ध्यान देंगे क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करो, पहले वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने पे फोकस करो। अगर वो रिकवर हो गई तो फिक्स हो जाएगी क्या? यस, ठीक है, दैट इज द लॉजिक। ओके, अच्छा यहाँ पे सवाल आ सकता है, विच पॉइंट इज नोन एज अ शटडाउन पॉइंट। तो जब भी आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज बिहेवियर प्रिंसिपल नंबर 2। बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 2 क्या बोलता है, दैट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अपन ने कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, है ना, ये अपना सवाल है। सो इनका बोलना क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर ने, एक बिजनेसमैन ने कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, जिस नंबर ऑफ यूनिट पे उसका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट एमआर कर्व फ्रॉम द बिलो। और ऐसे नंबर ऑफ यूनिट जहां पे उसका एमसी कर्व एमआर कर्व को कहां से कट करता है, बिलो से कट करता है, उतने यूनिट उसने प्रोड्यूस करने चाहिए। जिस भी नंबर ऑफ यूनिट पे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, उतने ही यूनिट्स अपन ने प्रोड्यूस करने हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सर उससे कम करेंगे तो क्या होगा, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिस कर दोगे, है ना। नोशनल प्रॉफिट का आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है ना। नोशनल लॉस अपन जिसको बोलते हैं, मतलब आपका सच में कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन आप किस चीज का नुकसान कर रहे हो, आपके प्रॉफिट का, जो आप कमा सकते थे। ठीक है, सो आपको इससे कम भी प्रोडक्शन नहीं करना है, क्योंकि ये सिचुएशन क्या माना जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट का सिचुएशन माना जाता है। यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप कमा रहे हो, इससे कम करते हो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, कम होगा। या फिर अगर इससे ज्यादा यूनिट्स आप बनाने लगते हो तो आपको क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे आपका प्रॉफिट कम होने लगेगा, और आप लॉसेस में भी जा सकते हो क्या, यस। ठीक है, तो ना ज्यादा प्रोडक्शन करना है ना कम प्रोडक्शन करना है, आपको कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपको करना चाहिए, जहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। और एमसी कर्व एमआर कर्व को कहां से कट करना चाहिए, बिलो से कट करना चाहिए। अगर समझो ऊपर से कट करता है तो करना है क्या, नहीं। अगर समझो अबव से कट करता है ना, तो उस सिचुएशन को अपन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं मांगे। क्यों नहीं मानते, क्योंकि उसके बाद में भी कॉस्ट कम होने का कॉन्सेप्ट है क्या, यस। उसके बाद आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, उससे ज्यादा प्रॉफिट आप और भी कमा सकते हो। तो जब कभी भी अगर अबव से कट होता है ना, तो उस पॉइंट को अपन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं मानते। जब कभी भी MC इज इक्वल्स टू MR होगा, और MC MR को कहां से कट करना चाहिए, बिलो से कट करना चाहिए, उसी पॉइंट को अपन क्या मानते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं। ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला
पॉइंट है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको कहां पे होगा, इसी पॉइंट पे होने वाला है। इससे ज्यादा प्रॉफिट ना इससे कम प्रोडक्शन में, ना इससे ज्यादा प्रोडक्शन में आपको बनता है। ठीक है, यस, ये दो प्रिंसिपल्स है और यहां पे आपका यूनिट नंबर 1 हो जाता है खत्म। ठीक है, यस, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में विद यूनिट नंबर